हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं। एक बार फिर बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल पालीवाल ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से शुभम तिवारी है, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है और पीपीसी के सदस्य कन्नौज से जुड़े हैं विवेक नारायण मिश्रा जी। संस्कार भारती के प्रदेश के महामंत्री प्रांतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे भी आज की इस डिबेट में शामिल हैं। अक्सर जो हिंदू महिलाएं हैं उनके पहनावे पर लोग टिप्पणी करते रहते हैं और लगता ये है कि इस लड़की को करने के लिए या अखबार की सुर्खियों में पहुंचने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं और कई बार महिलाओं के वस्त्रों पर चर्चा होती है, महिलाओं और कहा जाता है कि हिंदू महिलाओं के कम वस्त्र पहनने के कारण ही जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार इस तरह की बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक डॉक्टर सुबोध वर्मा है। बातचीत में ये बात तर्क के साथ कही है कि इसको बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, के पीछे एकमात्र कारण ये है कि हिंदू महिलाएं कम वस्त्र पहनती हैं और अक्सर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुरुषों को लांछित किया जाता है, पुरुषों को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन जब बार बार पुरुषों को भड़काया जाएगा, उनकी भावनाओं को भड़काया जाएगा, तो इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पूरी तरह से असंभव है, ये कहा है उन्होंने। और उन्होंने उठाड़ दिया है कि जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं उनमें अधिकांश हिंदू महिलाओं के साथ होती है, हिंदू बालिकाओं के साथ होती है। देखिए, किसी चीज़ का भाव हमारे ऊपर पड़ता तो है, तो चाहे हम उसको देखें या सुने जाने की तरह से। अगर मान लीजिए किसी स्त्री के पास कोई भी पुरुष जाता है, इसका मतलब उसकी नीयत या तो यह है मतलब प्रेम करता है उससे, या यह मतलब कि सब लोग के लिए अपनी सीधी बात होती है। कम वस्त्रों में महिला होती है तो उसका दिमाग पलट सकता है। ये कहा जाता है कि पुरुष को अपनी बुद्धि ठीक करना चाहिए, दिमाग ठीक करना चाहिए, लेकिन प्रेरणा तो उसको बाहर से कर रही है। कम कपड़ों में लड़कियाँ घूम रही है तो ये कहाँ तक उचित है, या किसी को भड़काने के लिए आप इससे ठीक पर्याप्त नहीं है। ये पिक्चर है कि साथ साथ विलन कह रहा है कि पहले तो तुम लोग हमारी भावनाओं को भड़काती हो, जब हम कुछ करते हैं तो आप होना शुरू कर देती हो। ये कहानी है। मैं मानता हूँ कम वस्त्रों में किसी भी महिला को खुल के बाहर नहीं आना चाहिए। वस्त्र वो पहनने चाहिए कि जिसमें उसका शरीर ढका रहे, छुपा रहे, उसके बारे में लोग अनुमान भी ना लगा पाए। मैं इस मामले में मुस्लिम बुर्का को पसंद करता हूँ, हालांकि मैं मतलब उसकी नहीं करूँगा मतलब कि इसको लग पड़ा जाए, लेकिन कम से कम ढकने तो रहती हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, निगाहें तो सामने वाले की गंदी हैं। कपड़े कम पहने या ज़्यादा पहने इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे समाज में जो लड़कियों के साथ शुरू से ही भेदभाव दुर्व्यवहार होता चला आया है, कहने को तो शासन बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ की बात करता है, लेकिन समाज की मानसिकता को बदलने के लिए कोई ऐसी कदम नहीं उठाए जाते हैं जिससे सामने वाले की मानसिकता में परिवर्तन आए, उनकी निगाहों में परिवर्तन आए, उनकी सोच में परिवर्तन आए। आज अगर लड़कियां कम कपड़े पहन रही हैं तो कपड़े कम पहनने का मतलब ये नहीं कि अपना नग्न प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसा नहीं है। आज के माहौल में, बढ़ते हुए समाज में, हर प्रकार के फैशन के युग में उस हिसाब से लड़कियां अपनी वेशभूषा भी पहनती हैं, अपने को संभाल के भी रखती हैं। लज्जा आँखों से होती है, लज्जा शरीर पर कम कपड़े या अधिक कपड़े
पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बहुत गनीमत रही कि भाजपा ने इसके लिए कांग्रेस और नेहरू को दोषी नहीं ठहराया कि उनके पीछे ये बलात्कार हो रहे हैं, वरना भाजपा तो अभी आगे कहेगी कि महंगाई इसलिए हो रही है कि लोग ज्यादा खा रहे हैं, खाना ज्यादा सब्जी खा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अभी बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि कांग्रेस के समय में ज्यादा लोगों ने बच्चे पैदा कर दिए। जीडीपी केवल 2 लोगों की इसलिए बढ़ रही है, बाकी देश की गिर रही है। केवल देश में 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग सब नाकारा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए जीडीपी गिर रही। काम करके उनका फीता काट के फिर भी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। ये तो जो उनके सत्ता में आने के बाद तो ये तो सत्ता का नशा जिसे कहते हैं, ये सत्ता के नशे में है। ये देश की हिंदू महिलाओं के लिए अब ड्रेस कोड तय करेंगे, लेकिन महिलाओं से उससे पहले पूछ लें कि महिलाएं इसके लिए तैयार हैं। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि भाजपा का महिलाओं के इतना 36 का आंकड़ा क्यों है। ये महिलाओं की बैंक बंद कर दी, महिला बिल पेंडिंग पड़ा है, आज तक उसको नहीं पास कराया। तो ये इस तरह की जब बातें, अब जो जिन अभी उन्नाव वाला कांड हुआ या हाथरस में हुआ, ये कौन सी महिलाएं ऐसा ड्रेस पहने हुई थी जिसके पीछे ये बलात्कार हो गया। अब तो सारे देश में ये पोस्टमार्टम पहले करा के देश को बताएं कि जिन जिन जगह पे बलात्कार हुए हैं वो उस समय ड्रेस क्या पहने हुई थी। अब आप देखिए इनकी सोच को। पहले ये अभी तक इन्होंने लॉकडाउन में तय किया कि ये गेहूं चना खाएंगे सब, ये जो गरीब लोग हैं। ये बजट में ये तय कर दिया कि जिसपे जीएसटी 18% या 12% हो वही सामान खरीदें, तभी ये इनको एलटीए का उसका होता है वो छुट्टियों में जो भत्ता मिलता खर्चे का वो लाभ मिलेगा। तो धीरे धीरे भाजपा सब तय करेगी कि आप क्या करेंगे, कौन मंदिर जा सकता है, कौन वोट के लिए मंदिर जा रहा है, कौन कब मस्जिद जा सकता है, कब ये वोट अब भाजपा तय करेगी। ये सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा बहुत जल्दी जनता सब देख रही है और इस सत्ता का नशा दूर होगा। ये राष्ट्रभक्त और देशद्रोह का जो इन्होंने जुमला चलाया है और के लिए मुद्दों से हटने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जनता सब समझ रही है। आज तक कभी ये नहीं कहते हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। आज देश की कितनी परियोजनाएं हैं जो ठप पड़ी हुई हैं। हम उनके बयान को बहुत ज्यादा दिमाग से नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते हैं, एक ऐसा संगठन जिसने आजादी के बाद 52 वर्ष तक तिरंगा नहीं फहराया, एक ऐसा संगठन जिसके कार्यकर्ताओं ने 28 बार पत्र लिखे अंग्रेजों से माफी मांगी, एक ऐसा संगठन कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ध्वजारोहण की तस्वीर लगभग सभी पार्टी के कार्यालयों की, सभी संस्थाओं की वायरल होती हैं, लेकिन हमने नहीं देखा आज तक कि नागपुर के मुख्यालय में झंडारोहण हुआ और उसकी तस्वीर कहीं वायरल हुई, सोशल मीडिया पे आई। तो जो संगठन बिल्कुल गुप्त रूप से काम कर रहा हो, जिसकी मीटिंग में खुलेआम सभा संबोधित नहीं की जाती है, जिसमें मीडिया सुने, आम आदमी सुने, उसमें डेलीगेट गिने चुने होते हैं, कमरे के अंदर हुए और फिर पता नहीं क्या उनकी गुफ्तगू हुई और उनका ठेकेदार बाद में बाहर आया, उसने मीडिया को बता दिया कि हमने ये तय किया और चले गए। तो ऐसा संगठन जो बिल्कुल गुप्त रूप से काम कर रहा है, जिसे अपने देश में ही, अपने देश के ही लोगों से खतरा है कि अगर दूसरे सुन लोगे तो परेशानी होगी। हमें चिंता इस बात की है, हम आरएसएस की हम बात करना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि हम उस संगठन को आज तक सीरियसली ही नहीं लिए, क्योंकि भाजपा ये मानती ही नहीं कि वो मेरा आनुषंगिक संगठन है। हम दिमाग से सीरियसली हम उस बात को लिए कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि फटी हुई जींस पहनने से बलात्कार होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि फटी हुई जींस पहनेंगी तो बलात्कार होंगे ही होंगे। तो वो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है,
हम यही नहीं समझ पाए। अभी वहां तख्ता पलट हुआ तो तीरथ सिंह के अंदर कौन सी योग्यता पार्टी ने देखी जो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री बनते ही वो इस तरह के बयान देने लगे, एकदम से आग उगलने लगे, आज तक चर्चा में नहीं आए कभी। एक उनका बयान और आया कि लॉकडाउन के दौरान एक यूनिट पे 5 किलो राशन मिला, जिसके 3 थे उसे 15 किलो मिला, जिसके 10 थे उसे 50 किलो मिला, जिसके 20 थे उसे 1 क्विंटल मिला। अब उस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार की ही गाइडलाइन है कि 35 किलो से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता है यूनिट, चाहे जितने हो। तो कहीं न कहीं इनके यहाँ जानकारियों का अभाव है और खुद का कुछ है नहीं बताने का, इसलिए उल जलूल बकते रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? सुरेंद्र पांडे, सुरेंद्र जी, है कि जो डॉक्टर सुबोध वर्मा जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं बलात्कार का एक कारण ये भी है, ये हमें मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन धर्म सदा सदा से नारी को सर्वोपरि सम्मान देता आया है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता। नारी को हमने सर्वोपरि रखा है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, और फिर चाहे काली के रूप में हो, चाहे सरस्वती के रूप में हो। हम तन मन और धन सारी शक्तियां जो है वो नारी से ही लेते हैं। इसलिए सनातन धर्म सदा सदा से नारी को पूजता आया है। जो भी लोग ऐसा कृत्य करते हैं वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वास्तव में बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है ये बलात्कार जैसी घटना। बहुत सी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं जहां पर केवल वस्त्र ही नहीं होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि वस्त्रों का छोटा होना या अशोभनीय होना। नारी सम्मान की हकदार है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ ये भी रहा है कि नारी के जो वस्त्र हैं वो भी आज भी, जब अगर 100 महिलाएं एकत्रित होती हैं और उसमें एक महिला अगर भारतीय पारंपरिक परिधान में होती है तो उसकी शोभा ही एक अलग देखने को मिलती है, उसकी छवि ही अलग होती है। आज भी महाराष्ट्रीयन साड़ी पहनकर अगर 50 महिलाएं सड़क पर निकलती हैं या कहीं भी किसी कार्यक्रम में सहभागिता करती हैं तो वो सभी से अलग दिखती हैं, और उनके अंदर जो मातृत्व भाव दिखता है वो वास्तव में प्रणम्य होता है और सभी का सर आदर भाव से उनकी ओर झुक जाता है। कहीं ना कहीं जो वस्त्रों का एक कारण हो सकता है, मैं पूर्ण रूपेण ये नहीं मानता हूं कि केवल वस्त्रों का ही एक कारण है, लेकिन ये कारण है। कम वस्त्र पहनना, छोटे वस्त्र पहनना, वो भी एक कारण है उत्तेजक करने का, लेकिन ये कारण पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा ही मानसिकता भी बहुत आवश्यक है। अगर हमारी सोच गलत है, सोच सही नहीं है, मानसिकता में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब हम प्रत्येक उसको माँ और बहन की दृष्टि से देखेंगे तभी वास्तव में हमारे समाज का हित हो पाएगा और नारी को हम समुचित सम्मान दे पाएंगे। शुभम तिवारी, देखिए, मैंने बड़ा गंभीरता पूर्वक सबकी बात सुनी, लेकिन यह जब बात संघ की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं यहाँ पर बड़ा गंभीरता से इस बात को लेंगे, और मेरी बात को तो खास तौर पे लेंगे विकास जी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो संघ का बयान आया है, मैं मानता हूं कि विकास जी भी मानेंगे इस बात को कि संघ की तरफ से कोई भी बयान बिना पूरी जांच पड़ताल के नहीं आता। क्योंकि इन लोगों का एक सिद्धांत है ना कि पन्ना प्रमुख, अन्ना प्रमुख, बड़े सारे तामझाम होते हैं संघ में, तो बड़ा स्टडी करके बयान आते हैं। अब आज जो संघ के नेता का बयान आया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक एनालाइजेशन किया होगा। इन्होंने चिन्मयानंद जी से पूछा होगा, सेंगर जी से पूछा होगा, विधायक जी से, जैतपुर के अपना मंडल अध्यक्ष जो इनके विजय जी हैं उनसे पूछा होगा, प्रयागराज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी हैं उनसे पूछा होगा कि आखिर भैया तुम बड़े बड़े पदों पर हो, तुमने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया। तब उनने बताया होगा कि जब महिलाओं को हम कम वस्त्रों में देखते हैं तो हमारे साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। अब देखिए, जब ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं सुनने को मिला तो उन्होंने क्या करा जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है आगे भी इनकी पार्टी के लोगों द्वारा ऐसा जघन्य अपराध होना है, तो इस पर लेके एक सामाजिक व्यवस्था डेवलप कर दी जाए। और देखिए कितनी खूबसूरती से बात कही कि पहली बार मुझे लगता है संघ ने पहली बार इस्लाम के मतलब इस व्यवस्था को मतलब अच्छा माना है, बुर्का प्रथा को अच्छा माना है, जो अब तक हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज इस्लाम की उस सभ्यता को जो है संघ द्वारा कहीं ना कहीं अच्छा माना गया है, और हिंदुत्व की जो व्यवस्थाएं हैं, जो परिधान है, उसको कुरीति घोषित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात है
कि जिस हिसाब से संघ ने की तरफ से ये बयान आया है, मैं तो यही बोलूंगा कि संघ की तरफ से बयान आया है, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो नेता बैठे हैं वो इसे पूरी तरीके से घुमा के कांग्रेस के ऊपर डालने वाले हैं कि शायद हम ही ने उन्हें ये बयान देने को मजबूर किया। लेकिन हम बता देना चाहते हैं साहब कि हम संविधान के अनुसार काम करना पसंद करते हैं, संविधान को मानते हैं, जहां पर खान पान का अधिकार, पहनावे की स्वतंत्रता, तो हम संवैधानिक रूप से कोई बात होती है उसके लागू करते हैं। अब आप लोग हिटलर शाही पर भरोसा रखते हैं, हो सकता है कल को यह भी एक नजरिया अपनाया जाए कि इसको दूसरी तरीके से लिया जाए हिंदुओं में मनवाने के लिए कि मुसलमानों के बीच में अब बुर्का की प्रथा खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि यहां पर जिस हिसाब से व्यवस्था उन्हें देख रहे हैं, अभी हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस बयान का पक्ष लिया। मैं उम्मीद करूंगा, वो सामाजिक व्यक्ति है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जिस मंच से जुड़े हैं कृपया उस मंच से इस बयान को प्रसारित करें, ताकि होता क्या है कि अगर आप किसी बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वो आपके द्वारा भी आगे जाना चाहिए। ये आदरणीय सुरेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा, इसे प्रचारित करें। दूसरी बात कि जिस हिसाब से संघ के लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमारे गार्जियनों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं। हमें अपने बच्चों को जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं ने जिस तरीके से वस्त्र धारण किए हैं उस तरीके से ही उन्हें पहनावा पहनाना चाहिए। ये बात का सांकेतिक उन्होंने ये बात रखी है और इस विषय को कोई इस तरीके से नहीं लेना चाहिए जिस तरीके से हमारे लोगों ने ये लिया है इसको कि भारतीय जनता पार्टी अब वस्त्रों पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमें ये विचार करना होगा, यदि भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी, भारतीय जो सभ्यता है हमारे देवी देवताओं के वस्त्रों से साफ झलकता है, उनके पहनावे से कि हमें किस तरीके का वस्त्र पहनना चाहिए, उस ओर इंगित करने का प्रयास किया गया है। हमारे सामाजिक संगठनों को इस विषय पर इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हम लोग ये विदेशी परंपरा के अनुसार जो वस्त्रों का धारण करने का परंपरा चालू की है, ये वास्तव में अशोभनीय भी लगता है और मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई शोभामान बात है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आज का विषय पुनः एक बार ये एक सामाजिक विषय है, पुनः ये एक बार सामाजिक विषय है और इस सामाजिक विषय को भी राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा और हमारे अन्य प्रवक्ताओं के द्वारा, वो निश्चित तौर पर बड़ा हैरत करने वाली है। लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए तो हैरत होने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं इस विषय पर दोबारा आऊंगा आपके पास। पहले मैं ये बता दूं कि आदरणीय सुबोध जी इस जनपद के जाने माने चिकित्सक हैं, बहुत ही सुलझे हुए विचारक हैं और उनका बड़ा सम्मान है इस जनपद में। उन्होंने जिस लहजे में, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, अगर इसे राजनीतिक रंग ना देते हुए इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर जब अभी ये डिबेट खत्म होगी तो इस डिबेट में बैठे चाहे सपा के प्रवक्ताओं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ताओं और चाहे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विवेक भाई साहब हो, ये सभी जाकर के इस विषय पर अंदर ही अंदर निश्चित तौर पर अग्री करेंगे, इस विषय पर सहमति भी व्यक्त करेंगे। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है इनकी कि इन्हें जो है राजनीतिक रंग देना है। कारण कि ये स्पष्ट है कि जब भी परिधानों की बात आती है तो निश्चित तौर पर हम लोग उकसावे शब्द का उपयोग करते हैं। उकसावे, आप इस चीज को उस नजरिए से देखने का प्रयास करिए। अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है, हम बिल्कुल मानते हैं, भावनाओं की आजादी हो, आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आजादी हो, लेकिन संस्कारों की आजादी कैसे दी जा सकती है? हम संस्कारों का अपना एक बंधन होता है, उसे एक आजादी का चोला दे करके हम इस चीज के लिए किसी को कैसे खुला छोड़ सकते हैं कि आपको जो मन हो वो करिए? ऐसा नहीं हो सकता।
और प्रैक्टिकली भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं अभी हमारा एक मर्यादित समाज है, और हमारे इसी समाज और इसी एक वैचारिक व्यवस्था के बल पे हमने कोरोना से विजय पाई है। ये एक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम बड़े बड़े देश जो पाश्चात्य देश हैं, जहां जीन्स और टी शर्ट जो है वो एक आम पहनावा है, वहां कोरोना ने कितने बड़े बड़े दंश दिए कि हम सबने देखा। कहीं ना कहीं ये हमारी उस मूल भावना से प्रेरित है, लेकिन इसमें राजनीति ना करें। दूसरी बात, कांग्रेस पे मैं आता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी, श्रीमान राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस देश में स्कर्ट को राष्ट्रीय पहनावा घोषित कर दिया जाएगा, और ये उन्होंने मंशा से अपनी स्पष्ट कर चुके हैं। स्कर्ट जो है वो भारत का राष्ट्रीय पहनावा होगा अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, अभी एक यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ड्रेस कोड नहीं, ड्रेस कोड आ जाएगा, भाजपा की सरकार में ड्रेस कोड आएगा। ड्रेस कोड मान्यवर नहीं आएगा। हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है कि हम कॉमन सिविल कोड जरूर लाने की बात करते हैं, और उस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। हम आपके जैसे मुद्दों से भ्रमित करने वाले लोग नहीं है। दूसरा, जनमत संग्रह कराने की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है। जनमत संग्रह तब कांग्रेस ने जनमत संग्रह नहीं कराया जब सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक के निर्णय को तहस नहस कर दिया और देश की आधी आबादी के ऊपर 3 तलाक थोप दिया, उन्हें 3 तलाक कह के बेदखल कर दिया, समाज से विक्षिप्त कर दिया। उनकी भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के लिए। तब जनमत संग्रह कांग्रेस ने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो इनके वोट बैंक का मामला था। दूसरा, सबसे जो एक देश के हित में बात निकल के आई कि ये स्वीकार करना भाजपा के लोगों का कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे भाई, बनने जा रहे नहीं है, बनेंगे। सुनिए ना, जब भी बनने का सपना देख रहे हैं तो आप ये स्वीकार करिए कि हमारे मैनिफेस्टो में स्कर्ट राष्ट्रीय परिधान होगा, तो ये भी स्वीकार करिए। अगर आपको मेरी एक बात स्वीकार है तो दूसरी बात कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? ये भी बड़े जो है गर्व से स्वीकार करिए कि इस देश में जो है राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो राहुल गांधी जो है वो स्कर्ट को राष्ट्रीय परिधान घोषित करेंगे। ये भी कहिए ना। उस पूरे बयान को अगर आप बताइए हमारी मैनिफेस्टो में ये पहला एजेंडा होगा। ये आपके राहुल गांधी ने कहा था ना, आपके राहुल गांधी ने कहा था, भाई हमने नहीं कहा। अरे मिश्रा जी अपनी बात बोलिए, अपनी बात बोलिए, सुनने की आदत नहीं है, आप बोलिए। प्रधानमंत्री बनाने की आदत, जिन्हें आप प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी ने ये कहा था कि स्कर्ट इस देश का राष्ट्रीय परिधान भी होगा। आपने जुमला बना दिया, आपने बात सुनने की आदत डाली है। देखिए भैया, तो स्कर्ट पे हमें छोटा सा सवाल है, क्या स्कर्ट को राष्ट्रीय परिधान बनाएंगे आप? मिश्रा जी बेकार में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप इन्हें बोलने दीजिए भाई। हर एक को आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कारण ये है कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनमें भी आप राजनीति तलाशते हैं। आपके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, ना देश के लिए ना अपनी पार्टी के लिए आपके पास कुछ बचा है। ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में भाजपा ड्रेस कोड लाने वाली है। खुद ही भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, ऐसा कैसे हम खुला छोड़ सकते हैं? सिविल कोड मैंने जो बोला, पहले बात तो सुनिए। मुझे लग रहा है कि आप तक मेरी या तो आवाज नहीं पहुंची या आप सुन के अनसुना कर गए कि हम सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है। ड्रेस कोड कांग्रेस के एजेंडे में है कि स्कर्ट को राष्ट्रीय परिधान राहुल गांधी जी घोषित करने वाले। आज देश की मुख्य धारा में उनका बड़ा रोल है, उनको मत डालिए इसमें ये कि हम उनको कैसे खुला छोड़ सकते हैं। देश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं महिलाओं का कि हम उन्हें ऐसे कैसे खुला छोड़ सकते हैं। इसके माने आप ड्रेस कोड लाएंगे, इतना बड़ा महिलाओं का। अरे भाई, ड्रेस कोड राहुल गांधी ने स्कर्ट को राष्ट्रीय परिधान घोषित करने का वादा किया इस देश से। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या स्कर्ट को राष्ट्रीय परिधान बनवाएंगे आप? बताइए। कांग्रेस के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? महिलाएं आज देश की सीता का देश है ये। आप कह रहे हैं कैसे खुला छोड़ सकते हैं महिलाओं को? ऐसे हम महिलाओं को आप कैसे खुला छोड़ सकते हैं? आप उनके लिए ड्रेस कोड लाएंगे, आप क्या करेंगे? महिलाओं के पास क्या ये वही देश है जो सीता जी का देश है, दुर्गा जी का देश है, देवियों का देश है, जिनके लिए आप उनका अपमान कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे हम खुला छोड़ सकते हैं?
हैं, माफी मांगी है इसके लिए। राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी ने, दिग्विजय सिंह ने क्या किया था, कमलनाथ ने क्या किया था, अभिजीत मुखर्जी ने क्या किया था, संजय निरुपम ने क्या किया था? बड़ी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की जो महिला। आप सनातन धर्म क्या कहता है? ना आप सनातन धर्म को मानते हैं, ना आप संविधान को मानते हैं। सनातन धर्म अगर मानते हैं तो महिलाओं के अपमान के जो आपने शब्द बोले हैं इनको माफी मांगिए इनके लिए। संविधान की अगर आप आस्था में रखते हैं तो संविधान की बात यह है कि संविधान ने हर एक को, हर धर्म को अपने हिसाब से खान पान की, अपने धर्म मानने की आजादी दी हुई है। आप इसको पढ़िए, देखिए। आप ना संविधान की बात कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं, सनातन धर्म का भी अवमानना कर रहे हैं। आप किस तरह से आप हिंदुत्व की बात करते हैं? ये आज देश की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान आप कर रहे हैं। देश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है आज, समझिए। राजीव गांधी जी ने 33% का आरक्षण दिया उनको पंचायती राज में। कितनी महिला सांसद हैं? कितनी महिला सांसद हैं आपके यहाँ? महिलाओं के, ये देश जानना चाहता है। अगर आप महिलाओं के हितैषी हैं, कितनी महिला सांसद हैं आपके यहाँ? उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बिल पास कराइए ताकि महिलाओं पंचायती राज बताइए ना, कितनी महिला सांसद हैं आपके यहाँ? मिले। और लोकसभा में 24 के पहले पास कराइए महिलाओं का बिल। अगर महिला बिल कब से पेंडिंग पड़ा, ये पूरा देश जानना चाहता है। कांग्रेस जैसे बच के निकलना चाहती है, इस देश को बताए कि महिला बिल कब से पेंडिंग पड़ा है, बताए कि ये उनका नाकारापन है। महिला बिल अगर पेंडिंग पड़ा है तो कांग्रेस का नाकारापन है, ये पूरे देश को बताए कब से पेंडिंग पड़ा है महिला बिल। आप मानते हैं, आपको सनातन धर्म को भी मानना होगा अगर देश में रहना है, और संविधान को भी मानना होगा। भैया, राम को काल्पनिक आप कहते हो, हम तो हमेशा से सनातन धर्म को मानते हैं। राम को काल्पनिक आप। और बात सुना करिए, बात सुन के जवाब देने की आदत डालिए। सवाल पूछने वाला देशद्रोही नहीं होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार से असहमत होने का मतलब देशद्रोह नहीं है। उससे भी कुछ आप ज्ञान लीजिए, समझिए आप इन बातों को। खाली आप मन की बात, धन की बात दोस्तों के लिए, और जन की बात कहीं कुछ नहीं। तो वो देशद्रोही हो गया। ये इस फंडे को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप देश की बात करते हैं, देश अगर आपका है तो संविधान और सनातन धर्म दोनों को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा अब इतनी बातें सुन के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस बात पर जवाब देना था वो उस पर जवाब ना देके इधर उधर की बातों पर जो है कहीं ना कहीं दोबारा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो देश भावना के चलते कांग्रेस के नेताओं के बयान गिनवा दिए, मैं निवेदन उनसे करता हूं कि मैंने जो नाम गिनाए हैं उन भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी नेताओं और पदाधिकारियों के, उन पर भी कुछ बोल देते, क्योंकि उनको भी गाइडलाइन संघ के द्वारा ही दी जा रही है। अब और मैं ज्यादा सेकंड राउंड में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा अंदर से खिसिया जाते हैं एक छोटी सी बात को लेकर कि केवल और केवल सवालों से भागना और गलत से गलत बातों को यहां परोसना जनता के सामने। आपको यह बताना है कि जो आपके संघ की तरफ से बयान आया है वो कितना सही है, आप उसको कितना मान रहे हैं और क्या उस पर आगे कोई लागू होगा। क्योंकि जहां तक स्थितियां दिख रही हैं, अगर संघ का बयान आया है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बलात्कार तो रोक नहीं पा रही है, इसका आंकड़ा भी आप उठा के स्वयं देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कारों की तो एक बहुत बड़ी सूची बनती चली जा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं और बहुत से लोग हैं, तो बलात्कार तो रुक नहीं पा रहे हैं योगी जी के कानून के द्वारा। तो एक नई व्यवस्था लागू कर दी जाए कि अब लोगों के पहनावे को लेकर एक नया जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए कि अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तानाशाही है, मानना पड़ेगा, कैसे भी करे जनता माने। तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, मेरा ये मानना है कि उनका जो संघ का बयान आया है उस पर बताएं कि वो बिल्कुल सही है, अगर सही है तो क्या लागू करेंगे, और अगर गलत है उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो उस पर मुखर होकर बोले, वो ज्यादा बेहतर होगा। घुमा फिरा के बात ना करें। हर जगह बहुत से एक्सेप्शन होते हैं, और जो आप बोल दिए, अभी आपने सपा से बोल दिया कि हमाम में सभी नंगे, आप सब कपड़े पहन के हमाम में जाते होंगे, अदरवाइज हमाम में सभी नंगे ही होते हैं भाई साहब। देखिए, मेरा कहना आखिरी में समापन में कि मुझे चुनौती है भाजपा के लोगों को इस बयान के, वो होती है कि वो जितने बलात्कार देश में हुए हैं साबित करें कि सारे बच्चों के पीछे हुए हैं। सारे बलात्कारों की जांच कराएं
और बताएं कि सारे बलात्कार वस्त्रों के पीछे हुए हैं। हाँ विकास जी। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक आदत हो गई बोलिए। है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक आदत हो गई है। वो आदत है कि मुद्दा कहीं का भी हो उसे एनी हाउ राजनीति से जोड़ देना है और भाजपा से जोड़ देना है। कारण अब सुनिए कि ये बनाने की, अब सुन लीजिए भाई साहब, हमें तो एंकर साहब ने हमारा तो एंकर साहब ने मुंह बंद कर दिया था, वरना अन्यथा तो मेरे एक सवाल का जवाब आपने मुझसे नहीं दिया। वरना आप चुप होने वाले हैं नहीं। कोई बात नहीं, सुनिए ना, जो बोलना जानते हैं, जो जनता के हितों में बोलना जानते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी चुप कराने का काम करेंगे एंकर। आप बोलिए। पहले बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मेरे एकमात्र सवाल का जवाब अगर नहीं दे पाए कांग्रेस के प्रवक्ता, तो ये स्पष्ट जाहिर है कि इनके लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है। स्वयं में ये स्वीकार किया है कि बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, बलात्कार में पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान, जिसकी विरासत कांग्रेस पार्टी संभाल रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी संभाल रही है। वो बलात्कार में राज्य पूरे देश में नंबर है और राजस्थान। और जानकारी अपडेट कर लीजिए। अरे भाई साहब, जानकारी आप अपडेट करिए, झूठ मत बोलिए, अन्यथा आपको आईना दिखा दूंगा, और अगर सुनिए आप आइए। योगी जी का राज उत्तर प्रदेश ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है, समझने का प्रयास करिए। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है, बलात्कार में एनसीआरबी के आंकड़े नंबर 1। अरे भैया, तो आप भाई जो कांग्रेस ने कह दिया वही सही, ये रही है। बलात्कारी बढ़ाते हैं, उन्हें जेल भेजने का काम नहीं करती है कांग्रेस। गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बलात्कारियों और दंगाइयों को संरक्षण देती है। राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा है कि परिधान घोषित करेंगे राहुल गांधी। ऐसी विचारधारा के घोषक है राहुल गांधी। आप इससे ऊपर मत जाओ अपनी। चलिए, आज की डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए विकास जी का, पालीवाल जी का, राधेश्याम का, सुरेंद्र पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय सिया राम। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।